नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बशारत और गाजी खान साहब आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। गाजी खान साहब, जैसे आप जानते हैं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं और आजकल एक सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहे हैं ऑन वेव एनर्जी कि किस तरीके से समंदर की जो लहरें हैं उनसे मुफ्त बिजली बनाई जा सकती है। इस सिलसिले में गाजी खान साहब की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए इन्होंने पेटेंट की एप्लीकेशन डाली हुई है अमेरिका में और इट इज अंडर अंडर प्रोसेस। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस सिलसिले की आज चौथी वीडियो है और इसमें ये कंक्लूड करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। इस सिलसिले में जो नई आज जो चौथे पॉइंट नंबर पे ये जो वीडियो आ रही है, इसमें हम आपको कुछ बिल्कुल ही नई चीज़ें बताने वाले हैं जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं होंगी। तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, इसमें हम प्रूफ बताएंगे कि वी टुक द रॉन्ग पैथ बाय सेलेक्टिंग गैसोलीन। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि हमने जब सिलेक्ट किया गैसोलीन को, ये हम बात कर रहे हैं 1930 की, और 1930 और इसके गिरदोनवार दूसरी जंग अजीम तक का जो अरसा है, उसमें उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है। होता ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने चॉइसेस आते हैं कि किसी भी जनरेशन के पास एक नई चॉइस होती है। तो जो लोग जो होते हैं मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी, या जिन्हें स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना मुनाफा देखते हैं कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में है। ये नहीं देखते कि सोसाइटी के लिए कौन सा रास्ता, किस रास्ते का इंतखाब हमारी नई जनरेशन्स के लिए बेहतर है। चुनाचे वो सिर्फ पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे लिए आसान रास्ता कौन सा है और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह ज़्यादा बन सकता है। चुनाचे यहाँ एक ख़ास हिस्ट्री पे मोड़ आया जिसमें हमें सेलेक्ट करना था कि हमें सोसाइटी को क्या गैसोलीन पे जाना है, या हमें अल्टरनेटिव एनर्जी की दूसरी शक्लें जो उस वक्त मौजूद और चालू थी और चल रही थी, क्या हमें उस डायरेक्शन में हमने अपना सफ़र करना है। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। दूसरी जंग अजीम के बाद लफ्ज़ एयर इंजन, इसको इंजीनियरिंग की तमाम टेक्स्ट बुक से गायब कर दिया गया और ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गई और बाद में आने वाली नस्लों को उसका पता ही नहीं चला कि ये टेक्नोलॉजी भी कभी कोई थी। हालांकि वक्त की ज़रूरत के साथ जब हमें अब एहसास हुआ है कि जो गैसोलीन है, इसके ज़खायर जो हैं, ये इनफाइनाइट नहीं हैं, फाइनाइट हैं, यानी ख़त्म होने वाले हैं। 2050 तक दुनिया में तेल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब ये सोच सब बड़ों के जहन में है कि भाई 2050 के बाद जब सारी दुनिया के तेल के ज़खायर ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे। तो उस सिलसिले में ये और उसके जो नुकसानात है वो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स की ये जो फॉर्म है, इसमें जो इसका इसमें से हम नुकसानात इसके इस वक्त हो रहे हैं। ओजोन डिप्लीट हो रही है अपनी ज़मीन के कुर्रा एर्स के गिर्द से। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, पोल्यूशन फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे सामने हैं। और इस वक्त दुनिया जो है ट्राई कर रही है दो चीज़ों पर। एक चीज़ ये है कि हम इलेक्ट्रिक पे जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि हम इलेक्ट्रिक के बजाय हाइड्रोजन पे जाएं। अगर चाहिए, बड़ी अजीब सी बात है कि 1985 में कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग वाशिंगटन डीसी गए अपनी गाड़ियों पे बैठ के, उन गाड़ियों पे जो पानी से चलती थी, पानी से। और वो वहां जाके उन्होंने तकरीबन 150 आग के करीब आदमी गए थे गाड़ियों पे बैठ के, और इन्हीं गाड़ियों पे बैठ के। और उन्होंने ये पॉइंट ये था, वो साबित करना चाह रहे थे कि गाड़ियां पानी से चल सकती हैं, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आ, दूसरी जो कारें थी, इसकी इलेक्ट्रिक कार्स की बारी आई। इलेक्ट्रिक कार जो है ये तकरीबन पौने 200 के करीब बनाई गई। ये 1990s की बात है। और उसके बाद सारी की सारी गाड़ियां जो हैं ये वापस खरीद ली गई और उन्हें एरिजोना के डेजर्ट में डंप कर दिया गया। क्योंकि होता ही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसको रोक लिया जाता है ताकि जितना आवाम को हम निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें, और उसके बाद हम उसको अपनी मर्जी से, जब हमारी वो एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर उस दूसरे सेटअप को जो है वो तैयार किया जा सके और लॉन्च किया जाए। चुनाचे आज इस वक्त की ज़रूरत है कि हमें एक चॉइस है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पे जाना है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे जाना है, या किसी और टेक्नोलॉजी पे जाना है। ये हमारे पास आज एक चॉइस दोबारा हमारे सामने है, क्योंकि तेल ने ख़त्म हो जाना है और किसी न किसी टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह लेनी है। लिहाजा आज ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने किस तरफ जाना है। इसी बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये ऊपर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट, ये उस वक्त के इंजन हैं जो 1930-1940 में बनाए गए थे, और ये ऑलरेडी सारे यूरोप में काम कर रहे थे। अब मैं इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल है आपसे बताने लगा हूं, एज प्रूफ के क्या क्या एनर्जी की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और उसका क्या हशर किया गया। ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। For half a century, the air-powered locomotives were a serious contender for the top spot in transportation because of its obvious advantages. यानी आधी सदी तक ये जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकोमोटिव गाड़ियां थी, ट्रेनें थी, ये बड़ी एक सीरियस टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इसमें सिंपलिसिटी थी, सादगी, सेफ्टी थी, इकोनॉमी थी, और सबसे बड़ी बात कि क्लीन एनर्जी थी। Air engines were commercially available and used routinely, first as metropolitan street transit and later for haulage in mines। जो माइंस थी उसमें भी इस्तेमाल होती थी, और सामान को हॉल करने के लिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ट्रेनें इस्तेमाल होती थी। The term air engine disappeared from engineering textbook after 1930s and the Second World War। क्यों खत्म हो गई? Gas engines has been perfected and oil industry was established and gas was cheap। ये लफ्ज जो है ना, gas was cheap, that is important। क्योंकि जब एक चीज सस्ती है, टेक्नोलॉजी भी है, तो वो लोग फिर जंप इन करते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो सस्ती हो और इकोनॉमिकली ज्यादा वाइबल हो। अगरचे उस वक्त एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो थी वो एयर इंजन की बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो है, जो फैसला किया गया वो ये था कि हम ऑयल इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, कि पानी की तरह जो सस्ती प्रोडक्ट थी ऑयल। ये आप देखते हैं कि ये एक एनालिसिस है 1880 से लेके आज तक का एयर इंजन्स के हवाले से। यानी सोचिए कि 1880 में को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उस वक्त। लाइक मॉडर्न इलेक्ट्रिक सबवे ट्रेन्स, द पावर सप्लाई वाज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली बाय ए पाइपलाइन लेड अलोंग द ट्रैक। ये ट्रैक के साथ साथ ये सप्लाई उनको प्रोवाइड की जाती थी हवा के लिए, ताकि कंप्रेस्ड एयर वहाँ से ले लें और आराम के साथ गाड़ी कंटिन्यूसली सफ़र कर सके। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट प्रैक्टिकल एट दैट टाइम। शुरू 1880 में ये नहीं था।
It was invented no, it was invented in 1820 because the materials were not available to make it work reliably. ये कहते हैं कि 1900, ये मैंने विकिपीडिया से ये लिया है, चीज़ें ली हैं, वहाँ से आप भी देख सकते हैं कि 1820 में ये जो है ये सिस्टम इन्वेंट हुआ था। लेकिन उस वक्त जो था ये इसका जो रिलायबिलिटी का इशू उस वक्त था। A modern version appeared in Brazil in 1980s, invented by Oscar H.W. Koster and developed by, ये कंपनी का नाम है, ग्लोबल कंपनी है, एरोमॉडलियर। तो ये है कि ये इस आदमी ने जो ये ले डाउन किया था कि भाई ये न्यूमेटिक पावर्ड जो ट्रेनें हैं या गाड़ियां हैं या व्हीकल्स हैं, इनके लिए कंटिन्यूस सप्लाई चेन कैसे हम दे सकते हैं अलोंग द वे। अगरचे इसके बाद भी ये जो दूसरी कंपनी है जो फ्रांस में जो इस वक्त काम कर रही है, जो एयर कार्स बना रही है, उन्होंने अपना एक नया सिस्टम बनाया है जो आपसे बाद में डिस्कस किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये 1886 से लेके 1900 तक का जो ईरा है, इसमें एयर इंजन जो है यूज़ किए जाते थे स्ट्रीट ट्रांजिट के लिए। सड़कों पे जैसे हमारी बसें चलती हैं इस तरह ये यूज़ होते थे। ये सिंगल स्टेज इंजन थे, हवा को एक्सपेंड किया जाता था, वन पिस्टन, और उसके बाद उसको एग्जॉस्ट में फेंक दिया दोबारा जाता था। तो ये एयर इंजन जो है ये चल रहे थे आराम के साथ, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा था। हवा को गर्म किया जाता था, उसी से गाड़ियाँ जो चलाई जा रही थी, एयर कार्स, through which the compressed air bubbles in direct contact with the water, picking up hot water vapor, which improved the engine range between fills up। तो ये पानी के अंदर से कंप्रेस्ड एयर गुजारते थे ताकि वहां से वो हीट पिकअप कर लें, और इस तरीके से वो चला रहे थे। ये 1900 तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक और किस्म का था हार्डिक कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव। ये ट्रेन चलती थी न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये एयर कार जो है ये यहाँ की ट्रांजिट कार थी। ये आप इन स्लाइड्स को अपने पास पास करके देखिए, आपको उसमें सारी की सारी हम डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो लोग अंग्रेज़ी से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं उनको थोड़े से आम से सादा लफ्ज़ों में बता सकूं कि ये दूसरी कंपनी है जो रेलवे इंजन बनाती थी, और ये न्यूयॉर्क सिटी में ये ट्राम्स वगैरह चलती थी इसके साथ। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने लगा कि ये भी उसी ज़माने में ये एक और कंपनी है, ये हॉडले नाइट कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव है। ये भी ट्रेनें बनाती थी और ये भी यहाँ चला करती थी, लेकिन ये सिंगल स्टेज की बजाय 2 स्टेज इंजन था इसका। तो ये भी उस ज़माने में बहुत कामयाब थी, और ये बड़ी यानी ये है वाज आल्सो सपोर्ट निकोलाई टेस्ला जो है, इसने भी इनको जो है वो बड़ा इनकरेज किया था, क्योंकि वो इसमें अपनी वो जो है टेस्ला टर्बाइन है वो इसमें लगाना चाह रहा था। तो ये जो है ये भी आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, ये है HK पोर्टर कंपाउंड एयर लोकोमोटिव्स। तो इसमें भी ये इंजन जो है ये 1896 से 1930 यानी 30 साल बाद तक, यानी 1900 के बाद 1930 तक ये इंजन जो है ये चलता रहा है। तो ये पिट्सबर्ग की कंपनी थी, इसने हज़ारों की तादाद में लोकोमोटिव्स जो हैं ये बेची हैं, और कोल माइनिंग के जो जितनी भी कोयले की कानें थी उसमें भी ये इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इसमें स्पार्क नहीं बनता था। क्योंकि जितनी भी कंप्रेस्ड एयर की लोकोमोटिव्स या ट्रेनें होती हैं उसमें शोला, यानी अगर आप बिजली इस्तेमाल करें तो स्पार्क हो सकता है। स्पार्क अगर किसी माइन में हो जाए तो एक्सप्लोड कर सकती है, और बड़ी लाखों जानों का, हज़ारों जानों का, जितने लोग काम कर रहे हैं वर्कर, उनका जानी नुकसान हो सकता है। माइन जो है वो फट के बैठ सकती है। तो इसलिए वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती थी। ये पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल किसी किस्म का इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होता था।
और शायद आज भी होता हो, लेकिन आज के मतलब अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आजकल इसको माइंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूरोपियन 3 स्टेज एयर लोकोमोटिव, ये 1912 से लेके 1930 तक ये तीसरी किस्म थी, जिसमें एक स्टेज का पहले हमने जिक्र किया, फिर 2 स्टेज का किया, अब ये 3 स्टेज एयर लोकोमोटिव जो है, ये इंजन जो है ये इसका जिक्र हो रहा है इसमें। ये इम्प्रूव्ड है। यूरोपियन इंजीनियर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेजेस टू 3 एंड इंटर हीटर्स बिटवीन दीज 3 स्टेजेस। इसमें वो हीटिंग के 3 डिफरेंट स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस पे जाके इसको ज़्यादा उसमें इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। तो इसमें भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक कामयाब किस्म का सिस्टम था, जो तकरीबन इस हिसाब से अगर देखें तो ये तकरीबन 1 सेंचुरी तक, तकरीबन 1 सदी तक ये सिलसिला चलता रहा है। और ये टेक्नोलॉजी अपने ज़माने की परफेक्ट टेक्नोलॉजी थी, जो 1 स्टेज, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज पे आके भी बड़ी कामयाबी के साथ ट्रेनों को चला रही थी। जो ट्रेनों को चला रही है वो गाड़ियों को भी चला सकती है। उसके बाद जर्मन डीजल न्यूमेटिक हाइब्रिड इंजन जो है, ये लोकोमोटिव 1930 में जो है ये काम कर रहा था। ये जर्मन था, और इसको जर्मनी में ये 1200 हार्स पावर फुल साइज अबव ग्राउंड लोकोमोटिव दैट हैज बीन डेवलप्ड इन जर्मनी, ये जो है ये जर्मनी में काम कर रहा था, और उधर बनाया गया था, हाइब्रिड था, और ये बड़ी कामयाबी के साथ 1200 हार्स पावर की ताकत से ये वहां चलाया गया। उसके बाद हम जो देखते हैं कि फ्रांस में एक कंपनी, जैसे मैंने बताया था एमडीआई, उसने ये जो है ये इंजन बनाए इसके, और कार बनाई। और जिस जैसे कि मैंने डॉक्टर इशारत आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास ये जो कार उनकी उनकी थी, उन्होंने मुझे 2004 में इसकी सारी तफसील भेजी थी कि ये हम लगा सकते हैं, पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं ये फैक्ट्री। तो उसके बाद जब इसकी मैंने तफसील देखी, तो बाद में फिर ये हुआ कि चूंकि इसके खर्चा जो इस किस्म का था कि उस वक्त अगरचा 1.2 मिलियन था, लेकिन ये उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। और ये अगर कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इसमें उसको स्पॉन्सर करती तो ये बड़ी कामयाब टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए होती। लेकिन उस वक्त ये है कि बाद में मैंने मुझे ख़बरों में पता लगा कि टाटा कंपनी ने इसका पेटेंट बाय कर लिया है अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। और अब इंडिया में ये गाड़ियां जो है ये बन रही हैं और चल रही हैं, और बेइंतहा सस्ती हैं। इसकी तफसील मैंने देखी है कि इसमें कार्बन फाइबर का उन्होंने नीचे टैंक लगाया होता है। उस टैंक में 3000 PSI का प्रेशर उन्होंने भरा हुआ है, और उससे ये तकरीबन 60 से 100 मील तक ये का सफ़र करती है एक सिलेंडर के साथ। और सिलेंडर इनके बनाए हैं उन्होंने रिप्लेसेबल, जैसे एक आपके वो गैस के स्टेज होते हैं कि आप इधर एक फेंक जाएं दूसरा पकड़ लें, और इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है ये वहाँ काम कर रही है। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसका सोर्स जो है हम कैसे हासिल। मैं जरा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। जी जी ये आपने बहुत ही एक ऐसी बात बताई है कि जिससे कि मुझे बड़ा ये सुन के अफसोस हो रहा है कि एक कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल सकती थी, लेकिन सिर्फ फाइनेंसिंग के ना होने की वजह से, फाइनेंसिस के ना होने की वजह से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नहीं आ सकी और ये इंडिया चली गई। तो इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इसी तरह मॉरिस जो ये बरतानिया की एक कार है, इसका पूरा प्लांट जो है पाकिस्तान को एक साहब लेकर आ रहे थे प्राइवेट सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट भी थी उनके पास, सब कुछ था, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने उनको लाइसेंस नहीं दिया, और लाइसेंस देने के लिए पता ही चला है कि उनसे कुछ बहुत बड़ी डिमांड की गई, जिसकी वजह से वो फिर दिल बर्दाश्ता होकर वो प्लांट यहाँ से चाइना चला गया और वहां जाकर लगा है। लेकिन मैं आपको कुछ अर्ज करूं कि एक तो अगर आपने फाइनेंसिंग कभी रेज करनी हो किसी और प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के सेक्टर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना ही लगे तो बेहतर है। वो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, पावर सेक्टर में आप देख लें और दूसरे सेक्टर्स में देख लें, पाकिस्तान स्टील मिल को देख लें, वहां पर जो है सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं, और उनमें स्टाफ जो है अगर किसी जगह
10 चाहिए तो वो 60 रख लिए जाते हैं, यानी 6 गुना ज्यादा स्टाफिंग की जाती है। पीआईए को आप देख लें, रेलवेज को देख लें, इस तरह बड़े बड़े इदारों को देख लें, स्टील मिल को जैसे खत्म ही कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है उसको इस तरह के कामों में हम ना ही लाएं तो बेहतर है, लेकिन इसका जहां आपने फाइनेंसिंग रेज करनी होती है, मुख्तलिफ तरीके हैं। एक उसमें सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में इसको फ्लोट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं और स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो कि आपको स्टॉक मार्केट के जरिए इसके शेयर्स फ्लोट करके आपको जो फंडिंग रिक्वायर्ड है वो दिलवा देते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है, दूसरी बात जो आप कर सकते हैं इसमें, कि ग्रांट्स होती हैं मुख्तलिफ। अगर ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके लिए यूएसएड देता है, उसके लिए जो है जर्मन इदारे देते हैं, ब्रिटिश इदारे देते हैं, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के इदारे देते हैं, वर्ल्ड बैंक देता है। तो ग्रांट्स, टेक्निकल ग्रांट्स होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तीसरी चीज के अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको आपने आगे जो है लगाना है, बेचना, जैसे इस सूरत में था, उसके लिए ये होता है कि एक तो जैसे मैंने अर्ज किया कि स्टॉक मार्केट से आप फंडिंग ले सकते हैं, उसके लिए बाकायदा एक तरीकेकार है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और उसको जो है स्टॉक मार्केट में फ्लोट किया जाता है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यहाँ पर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं आप देख लें कि जैसे ये जापानीज कार्स यहाँ मुख्तलिफ जो है बन रही हैं, कोरियन कार्स बन रही हैं, पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, इस तरह अब चाइनीज शुरू हो गई हैं। तो ये सारी की सारे जो हैं इसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो उसमें किया यह जाता है कि बैंकों से एक कंसोर्शियम बनाया जाता है, जैसे कि हमने पावर प्लांट्स के लिए किया। जितने भी आईपीपीज हैं, आईपीपीज ने अपना तो सिर्फ ये इक्विटी डालते हैं, बाकी जो 20% 80% है ये रेज करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। उसके लिए एक कंसोर्शियम बनता है, पाकिस्तानी बैंक्स का बना लें, उसमें बॉन्ड बैंक्स भी शामिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जो का आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं और इस फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स हैं बता सकते हैं। फंडिंग रेज की जा सकती है अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो। तो आइंदा कभी आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए फंडिंग जो है वो रेज करने के तरीकेकार आपको बताए जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ आपको मिलवाया जा सकता है जो कि आपको उसके लिए फंड रेज करके दे सकते हैं। थैंक यू जी। मेरा इसमें सिर्फ चंद लफ्ज़ और मैं ऐड करूंगा। आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है और बड़ी अच्छी बात की है। काश मुझे आप पहले मिल गए होते, आपसे मशवरा कर लिया होता तो शायद सिचुएशन आज डिफरेंट होती। लेकिन जैसा भी होता है भले के लिए और अच्छे के लिए होता है, मैं ऐसे ही समझता हूँ। टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं और आज भी कर रही हैं। मैं बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ अमेरिका में जो 20-20 30-30 साल से अपनी टेक्नोलॉजी लेके बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशंस हैं, प्रूव्ड हैं, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद वो यहाँ अमेरिका में उनको डिस्क्रेडिट किया जाता है कि सिस्टम के तहत। वो उसका तरीका ये होता है कि बहुत सारे हायर्ड आदमी होते हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से लेके तो वो आर्टिकल लिखते हैं उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, और फिर ख्वाह वो कितनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो उनको इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया जाता है कि वो ज़ीरो आउट हो जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट को भी जानता हूँ जिन्होंने केचप टमाटर लेके, कुछ कचरा मचरा लेके, कोई पानी लेके गाड़ियों में डाल के गाड़ियाँ चलाई हैं, इंजन चलाए हैं। अच्छा, उनको उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए, लेकिन चूंकि उनकी वो दिखाते थे कि देखो एग्जॉस्ट से हमें पेपर रख के, कपड़ा रख के भी देखो इसमें कोई कार्बन नहीं आ रही है, कोई स्मेल नहीं आ रही किसी किस्म की, और ये सारा का सारा जो जो भी हम डालते हैं, जो आप कोका कोले की बोतल डाल लें, कुछ डाल लें, एनीथिंग, तो वो उसको बर्न आउट करके तो वो फ्यूल, वो गाड़ियां चला सकते हैं, इंजन चला सकते हैं। और उन्होंने चला के दिखाए। हत्ता कि मियाँ बीवी एक मैं जानता हूँ, वो बेचारे जब फौत होने लगे, मरने लगे, तो वो अपना जो पेटेंट या वो उनकी चीज़ें थी वो फ्री में दे गए। उनका फ्री प्लान आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। किसी वक्त मैं उसको भी शेयर करूंगा। मैं ये भी शेयर करूंगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। कैंसर का इलाज करते करते एक बंदे ने वो पानी, समुद्र से पानी पीछे झील से लिया, वो लेके पानी उसको यूज़ किया, तो उस पानी को आग लगी, उसको एज ए फ्यूल उसने इस्तेमाल किया और बताया। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन 1990 की बात है।
तो उसके बाद आज तक इवन एज ऑफ टू डेट उसको आगे नहीं किसी ने आना दिया। जहाँ तक दूसरे साइंटिस्ट अमेरिका में जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका ताल्लुक है, यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंसदान बैठे हैं जो नई सेट कर दिया जाता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोफेसरों के ज़रिए, और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो बात उनकी जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे टीवी चैनल उनके पास गए, उन्होंने ओपन डेमोन्स्ट्रेशन दी और उन्होंने ओपन दावा किया कि देखो हम बड़े से बड़ा 700 हार्स पावर का इंजन सिर्फ 6 वोल्ट पे या 12 वोल्ट के छोटी सी बैटरी सेल से हम चला सकते हैं। ये हैं टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने चला के दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो है इनकी टेक्नोलॉजी को अभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर कोई भी पाकिस्तान में ऐसी एजेंसी हो या लोग हों जो इन लोगों को थोड़ा सा एनकरेज करें, तो ये साइंसदान, जो अमेरिकन साइंसदान जिन्होंने बड़ी इजादें की, सारी उम्र लगाई है, ये पाकिस्तान आके सारा काम करने को तैयार हैं, लेकिन कोई लेने वाला तो हो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रिसीवर एंड पे कोई बंदा है तो मैं ऐसे साइंटिस्ट को उनके साथ मिला सकता हूं जो मेरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये औरों की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो साइंसदान जो हैं वो हर चीज़ साबित कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ बहुत बड़ा गैप है। अगर वहाँ पाकिस्तान में अगर आप किसी को इनकरेज करते हैं तो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र यहाँ कोई मसला ही नहीं है। बहुत सारे बंदे टेक्नोलॉजी हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं मेरी ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई रिसीवर हो जाए जो टेक्नोलॉजी को कम से कम रिसीव तो कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत होगी। जी, बहुत शुक्रिया। ये तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। इस सिलसिले में जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जो मेरा तजुर्बा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा है जी कि दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जैसे कहा कि फ्रांस की मुस्तनद टेक्नोलॉजी थी, जो कि प्रूवन थी, और उसको फिर इंडिया ले गया। इंडिया की जो एक कंपनी है, उसने उसको कारों में इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मुस्तनद टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके लिए तो आपको प्राइवेट सेक्टर से बड़ी आसानी से फंड रेजिंग की जा सकती है। मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में जितना भी ये डेवलप हुए हैं, विंड पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स, बायोमास के और दूसरे सारे, इनके लिए प्राइवेट सेक्टर ने जो है फंडिंग की है, और उसके लिए मुख्तलिफ पाकिस्तानी बैंक्स के साथ और जो है इंटरनेशनल बैंक्स के साथ, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने मायदे किए और वहां से फंडिंग ली है। 20% इन्होंने इक्विटी डाली है, 80% जो है इनको मिला है पैसा। बैंक्स जो हैं, ये याद रखिए, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जो भी पैसा आपको देता है, वो उस टेक्नोलॉजी को बाकायदा परखता है और देखता है कि ये वाकई सही है, और अगर सही है तो हमारा पैसा वापस मिल सकेगा कि नहीं हमें मिल सकेगा अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी जो आपने बताया, उसके लिए इजीली आपको फंडिंग मिल जाती थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात अब आप कर रहे हैं जो कि रिसर्च में है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको के अमेरिकन हैं कुछ, जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, और वो उन्होंने उसके प्रोटोटाइप भी अगर नहीं बनाए हुए, तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए और प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करती है। पहले उनको एक प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और उस प्रपोजल के लिए फंडिंग के मेरे अपने पास जो है एक नहीं 20 तरीके हैं कि किस तरीके से उसके लिए फंडिंग ली जा सकती है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारे हैं, यूनिडेव है, इसके बाद यूएसएड है, यूएसटीडीए है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इदारे हैं जिन पे ये प्रपोजल उनके फॉर्मेट पे डालना पड़ता है, और वो प्रपोजल जब अप्रूव हो जाता है फंडिंग के लिए, उसके बाद आपको फंडिंग मिल जाती है। फिर आप उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। जब आप प्रूव कर देते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये चल सकती है, कामयाब टेक्नोलॉजी है, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है आता है, और फिर प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास आप ले जाते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें फिर प्राइवेट बैंक्स भी आ जाते हैं, वहां से आपको फंडिंग मिलती है, जिसकी बैंक्स की रिक्वायरमेंट यूजुअली ये होती है कि 20% आपको इक्विटी डालनी पड़ती है। इक्विटी पार्टनर्स भी फिर आपको मिल जाते हैं अगर बिल्कुल उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये तरीक़ेकार है, मुस्तनद तरीक़ेकार हैं। एक्चुअली हम साइंसदानों में ये बड़ा मसला है कि हमें ये तरीक़ेकार पता नहीं होते,
मेरी जो है प्रोफेशनल लाइफ के 36 साल इसी तरीके से गुजरे हैं। हमने जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इदारों में आप देख लें, एक तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हायर एजुकेशन कमीशन जो है फाइनेंस करता है। HEC की तरफ से रिसर्च ग्रांट्स दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्चर्स को, जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं। बच्चों को जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, उनको ग्रांट्स मिलती हैं PhD के लिए, मास्टर्स के लिए HEC की तरफ से। और फिर हमारा जो फेडरल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। तो जो HEC ग्रांट्स मिलती हैं, वो इसको आप एक PhD प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। उसमें एक इंटरनेशनल सुपरवाइजर हो सकता है जो अमेरिका से हो जाए, और एक जो है लोकल सुपरवाइजर हो जाए। एक तो ये तरीका है यूनिवर्सिटीज के जरिए। दूसरा है यहाँ पर पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, और इस तरह के इदारे हैं जो कि जिनके पास रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, और वो उनको प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट प्रपोजल पर लिखना पड़ता है, उनके फॉर्मेट्स पर लिखना पड़ता है, और उसके डॉक्टर बेसिस पे फिर बशारत, आगे एक उनको जो इसमें है छोटी फंडिंग मिलती है, और छोटी फिर सी अर्ज जाकर ये करूंगा। काम, ये एक मुस्तरद तरीके कार है जिसके ऊपर यहाँ काम होता है। छोटा सा इस सिलसिले में अर्ज करूं, जैसे आपने फरमाया है, मैंने इस पे एक थोड़ा सा काम किया भी है यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके। वहाँ मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं जीरो है टरबाइन के, और वो वहाँ उस पर अभी काम वो है शुरू होने वाला है, R&D में है अभी। तो R&D इसकी कंप्लीट जब भी होती है तो हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल से लेके हम जो है कमर्शलाइज इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ मैंने एक बैंक से भी, लोकल बैंक से बात की है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी तफसील मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। और बाकी यहाँ की जो नई टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में कुछ मैंने आपको चंद बातें बताई हैं, ये मैं इनसे राब्ता कायम करके तो फिर मैं आपसे भी राब्ता कायम करूंगा, ताकि ये अगर हम इसको टाई अप कर सकते हैं किसी तरीके से, तो हो सकता है ये हमारे लिए और हमारी नई नस्लों के लिए नई एडवांसमेंट हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएं, और इतनी टेक्नोलॉजीज आ जाएं कि हम सारे के सारे इस काम में बिजी हो जाएं, रिसर्च करें। क्योंकि ये हमारा मिशन है, हमें हुक्म यही है कि गौर करो। और ये शायद 59 टाइम्स कुरान पाक में कहा गया कि गौर करो। और अगर हम गौर करते हैं किसी भी चीज़ पर तो हमें उसके आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली वी विल अकम्प्लिश समथिंग इंशाल्लाह। जी, रिसर्च भी, और फिर उसकी आगे डेवलपमेंट, अप्लाइड रिसर्च की तरफ ज्यादा जाएं, और उस चीज की ना एप्लीकेशन, उसको कमर्शलाइज करना, जैसे आपने फरमाया है, उसे कमर्शलाइज करें। खाली रिसर्च करके हमारे मुल्क में छोड़ दिया जाता है। जितने भी PhD के प्रोजेक्ट्स हैं मैं देखता हूँ, उनके थीसिस जो है वो शेल्फ में रख दिए जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च कराई जाती है यूनिवर्सिटीज में जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। हमारा जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं कि जिन चीज़ों में आप रिसर्च करवा रहे हैं हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है उस पर आप रिसर्च नहीं कर रहे। तो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस जो हैं एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब गाजी खान साहब, आज आपने बड़ी एक और मालूमाती वीडियो हमारे साथ बनवाई। इंशाल्लाह इसके बाद नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। नाजरीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।